तो और हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, आज बड़ा दिन है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शरद शर्मा जो अरविंद केजरीवाल के घर पर ही मौजूद है। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है अखिलेश, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज उनका ईडी के सामने पेश होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा ईडी से कि वो नोटिस वापस लें। बिल्कुल, जिस तरह का उन्होंने पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर, उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो आज शायद ही ईडी के सामने पेश हो। और अमूमन ऐसा होता भी है कि जब आपको नोटिस दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी इस तरह के मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं वो पहली बार में पेश नहीं होते हैं। हमने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण भी सामने देखा है, जहां पर वो कई बार उनको नोटिस दिया गया, समन किया गया, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का भी जिस तरह से पोस्ट आया है, इस बात की संभावना कम है कि आज वो ईडी के सामने पेश हो। इस बीच ये भी जानकारी शरद शर्मा ने हमें दी है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कि आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों का सिंगरौली में एक बड़ा रोड शो आयोजित किया गया है। तो वहां पर वो जा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो आज शायद ही जो है ईडी के सामने पेश हों। और जिस तरह की उनकी टिप्पणी आई है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के बीजेपी ने ये ईडी से नोटिस दिलवाया है ताकि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार न कर सकें। ये भी उनकी ओर से आरोप लगाया है। और साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी जो टिप्पणियां आई हैं उससे बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के तौर पर बदलने जा रही है। बिल्कुल, तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर, और मुकेश और शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, केजरीवाल के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्योंकि अब तो तस्वीर साफ हो गई है शरद की केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे और कल दोपहर से चर्चा थी कि ये खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जाना है सिंगरौली में। लेकिन अलग अलग शेड्यूल होते हैं नेताओं के, वो किस शेड्यूल को ओके करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। तो इसीलिए इंतजार हो रहा था और पूछा भी गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि क्या अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे ईडी दफ्तर। तो राघव चड्ढा ने उस समय कहा था कि जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो कल तो नहीं पता लगा, तो आज सुबह ये साफ हुआ जब ईडी को जवाब दिया है और राजनीति से प्रेरित बताया है इसको, और ये कहा है कि नोटिस गैर कानूनी है। लेकिन अभी ये देखना है, और अब कुछ देर में सिंगरौली के लिए निकलने ही वाले हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इनका रोड शो है। वहां पर आम आदमी पार्टी की जो एमपी यूनिट की अध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल, जो सिंगरौली की मेयर भी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अब ये देखना बस बाकी है कि जो जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने ईडी को, उसमें उन्होंने क्या कहा है। कुछ समय मांगा है, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने समय मांगा था, या सीधा ही इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अगर गैर कानूनी भी घोषित है तो उसके बाद ईडी फिर उसका जवाब देकर एक फ्रेश समन इशू करेगी, या अगर उसको गैर कानूनी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, जैसे बहुत से लोगों ने ईडी के पीएमएलए कानून जो अलग अलग प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा करने वाले हैं? अब बस यही स्पष्ट होना बाकी है कि क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, एग्जैक्टली क्या समय मांगा है, या सीधा ही अब इसको नोटिस को ही चैलेंज करने का मन अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। यही साफ होना बाकी। कुछ देर में संभव है कि पूरा जवाब जब हमें पता चल जाए, अभी तो कुछ उसका हिस्सा पता लगा है, अभी जब पूरा जवाब पता चल जाएगा तो ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये साफ हो गया है कि आज ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और फिर ये भी साफ है कि आज गिरफ्तारी की कोई अब बात नहीं है, जैसे कि बीजेपी भी कह रही थी, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी आशंका जता रही थी। जी बिल्कुल शरद, और मुकेश सेंगर के पास चलते हैं, वो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। मुकेश, अमूमन इस तरह के मामलों में क्या होता है जब ईडी को ये कहा जाता है कि वो आज नोटिस जो आया उसके जवाब में पेश नहीं हो सकते हैं, और इसके साथ साथ राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं ईडी के ऊपर, ये कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है, तो ऐसे में ईडी अमूमन क्या करती है? क्या उनसे समय मांगा जाता है तो समय दे दिया जाता है, या फिर इसके लिए कोर्ट में जाकर के राहत लेनी होगी? देखिए, ये अगर ईडी किसी को नोटिस जारी करती है तो ये उसके पास एक लीगल राइट है कि वो नोटिस के जवाब दे या फिर वो पेश हो। तो ये केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला नोटिस था, और पहले नोटिस में जो केजरीवाल हैं वो ईडी के सामने कोई ठोस वजह बताकर ये कह सकते हैं कि वो आज पूछताछ में नहीं आ सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ईडी को उन्होंने पत्र भेजा है और क्या पत्र में उसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो भाषा मीडिया के जरिए उन्होंने बताई है कि ये एक इलीगल नोटिस है या फिर ये
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जब तक ईडी के पास कोई पत्र नहीं आता है और अगर पत्र आएगा तो उसके बाद ईडी के पास ये राइट है कि वो तय करेगी कि उनको अगला नोटिस पूछताछ के लिए कब भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ये पहले कह चुका है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, तो ईडी मानती है कि उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। उसके बाद लीगल ओपिनियन लिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को एक्यूज बना ले। इसके अलावा बहुत सारे गवाह हैं, आरोपी हैं, उनके बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम आया, जैसे कि दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन चुका है, उसने ये कहा था कि संजय सिंह ने जो अभी अरेस्ट हुए थे, संजय सिंह ने उनको अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था। इसके अलावा विजय नायर ने जो शराब कारोबारी समीर महेंद्रू हैं, उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई, और जब पहली बार मुलाकात सफल नहीं रही तो दूसरी बार फेस टाइम ऐप के जरिए उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से कराई। इसके अलावा राघव मगुंता जो पहले आरोपी थे और गवाह हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिता की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी और उन्होंने शराब पॉलिसी के बारे में बातचीत की थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में शराब के कारोबार में उनका स्वागत है। इसके साथ ही जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनके सचिव सी अरविंद ने बयान दिया था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के यहाँ उनको बुलाया गया और वहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद थे, साथ में सत्येंद्र जैन थे, और वहाँ पर उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक रिपोर्ट दी गई जो कि एकदम नया दस्तावेज था और जिसमें शराब का थोक कारोबार प्राइवेट हाथों में देने के लिए कहा गया। ये कागज़ उनको पहली बार मिला था। तो ये सारी जो मीटिंग्स थी वो अरविंद केजरीवाल के घर में होती रहीं। तो ऐसे में जो ईडी है उसका मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास भले ही आबकारी डिपार्टमेंट ना हो या कोई डिपार्टमेंट ना हो दिल्ली सरकार में, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल वो कर रहे थे और मेन कॉन्स्पिरेटर वो हैं। तो इसको लेकर उनसे पूछताछ होनी है। अब ईडी ये तय करेगी उनका जवाब आने के बाद कि उनको अगली डेट कब दी जाए। हो सकता है कि ईडी इस संडे को या मंडे को उनको बुलाए या फिर उनको आगे की डेट दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पत्र आने के बाद उसमें उन्होंने कितना दिन का समय मांगा है उस पर डिपेंड करता है कि ईडी उसका जवाब किस तरह से देती है। तो ईडी उनके पत्र का इंतजार कर रही है। अब पत्र में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये भाषा वही है जो कि मीडिया को बताई गई है या फिर पत्र में कुछ और बताया गया है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात मुकेश यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्र की भाषा क्या होगी, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी, यहाँ पर ये मामला राजनीतिक तो पहले ही हो चुका है, हम जानते हैं। जैसे एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नेता हो, वो ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं। आज राजकुमार आनंद जो है उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची है जो कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब ईडी को ये लिख रहे हैं कि ये नोटिस गैर राजनीतिक है, तो अब कहीं ना कहीं तस्वीर ये तो साफ हो रही है कि वो आज तो नहीं जा रहे। हो सकता है कि भाषा दूसरी हो कि वो मोहलत भी मांगते हुए नजर आ रहे हो। देखिए, इसमें एक अरविंद केजरीवाल जो हमेशा से जिस दिन से उन लोगों ने चुनाव में और आंदोलन में कदम रखा, वो ईमानदारी के एक तरह से टॉर्च बेरर के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। ऐसी स्थिति में उनका कोई कानूनी दांवपेच का सहारा लेके ईडी के सामने प्रेजेंट ना होना, ईडी के सामने जाके अपना पक्ष ना रखना गलत है। उनके हिसाब से नैतिक रूप से गलत है। और जो कानूनन अभी उनके पास, जब आम आदमी के पास हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ कानूनी दांवपेच निकल आते हैं तो ये तो मुख्यमंत्री हैं, इनके पास तो कुछ ना कुछ दांवपेच जरूर निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक पोजीशनिंग पिछले 10 सालों से करी हुई है, उस स्थिति में इनको जाके पेश होना था। और अगर वो कह रहे हैं कि वो राजनीति से प्रेरित है या वो कह रहे हैं कि वो गलत है, तो वो उनके पास पब्लिक के सामने आ सकते हैं, वो मीडिया के सामने आ सकते हैं, वो ईडी के सामने आ सकते हैं। इस तरह से इन्होंने उस समन पे पेश ना होके उस पे कानूनी दांवपेच का सहारा लेके अपनी छवि को धूमिल किया है। और दूसरी बात, ये संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी, क्योंकि आज से 2 दिन पहले आतिशी जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए या उस गिरफ्तारी से पहले अपने डिफेंस का कुछ तैयार करने के लिए उन्होंने इसको आज इवेट किया है, जो मेरा मानना है। लेकिन अनुराग जी, ये तो एक विकल्प रहता ही है जिसको भी समन किया जाता है कि वो चाहे तो थोड़ा समय और ले सकता है। कुछ अन्य मामलों में भी हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्रियों को इस तरह के समन दिए गए तो उन्होंने समय मांगा, उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा समय और चाहिए। और अमूमन इस तरह के मामलों में ईडी अपनी ओर से समय दे भी देती है।
लेकिन ईडी में जाने से पहले इस तरह का राजनीतिक बयान देना, यह कहना कि ये बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है और प्रचार को रोकने के लिए आज ईडी ने उनको समन किया है, तो ये सारे बयान क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, हर चीज में अभी मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस देखा जाए तो ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी रैली से या भगवंत मान की रैली से वहां पे कोई बहुत बड़ा बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों पार्टियों को पता है। इवन जितने भी चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा कोई आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रही है, ये बीजेपी को पता है, अरविंद केजरीवाल के जितने भी विरोधी हैं सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में एक ये सबसे आप देखिए, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, यहां तक कि लालू जी भी ये कहते हैं कि सारे राजनीति से प्रेरित है, तो ये कहना बहुत आसान है कि भाई जिसकी सरकार है वो एजेंसीज उसी के इशारे पे काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन उसका एक अंग है, ये तो है ही है। तो आपके लिए ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि उनके इशारे पे काम हो रहा है, लेकिन क्या आप अगर आज पेश होते, अपना पक्ष देते जनता के सामने, मीडिया के सामने और ईडी के सामने, तो आप ज्यादा जो आप पिछले 10 सालों से ईमानदारी का जो चोला पहने हुए हैं उसके लिए अच्छा होता। आज आपके 3 बड़े नेता जिसमें 2 मंत्री हैं वो जेल में हैं, आप जो है ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कुछ कहीं अभी 2 दिन पहले अगर उनके सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई मनीष जी की फिर से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में तो काला जरूर है ना। तो इस स्थिति में इनका ईडी को इवेड करना कहीं ना कहीं कुछ शक एक आम आदमी के सामने, एक मीडिया की नजर में जरूर आता है। लेकिन अनुराग जी, जैसे आप जो बात कह रहे हैं कि एक शक आएगा, जो बात जिस तरह से वो पेश नहीं हो रहे, आज पेश हो जाते तो शायद बेहतर तस्वीर जाती, लेकिन ईडी पर भी कई सवाल है, हम जानते ज्यादातर विपक्षी नेता जो है वही निशाने पर आ रहे हैं। उधर राजस्थान में चुनाव है तो वैभव गहलोत जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। वैभव गहलोत करें तो बहुत पुराना मामला था, जांच तो पहले भी की जा सकती थी। तो जब आप सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठा रही है अगर विपक्षी पार्टियां, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को कह भी रही है कि सत्ताधारी पार्टी के कितने, आप पूरे देश भर में देख लीजिए कितने नेताओं पर ईडी इस तरह से रेड करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, तब भी ये आरोप लगते थे कि ईडी और सीबीआई जो है पपेट है या वो सरकार के इशारों पे काम करती है। इसको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं है कि 100% सारी एजेंसीज इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही, लेकिन ये आरोप एक जनरल अगर आप उस पर देखेंगे, क्योंकि ये सारी सरकारों पे लगता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लगा है। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा कम आप कह सकते हैं, लेकिन लगा हर किसी के ऊपर है। तो इस स्थिति में अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े बात आप राजनीति में ईमानदारी शब्द के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस स्थिति में आपके लिए ये शोभा नहीं देता कि आपने ईडी के संबंध पे एक कानूनी दांवपेच लेते हुए, और उन्होंने ये आखिरी मिनट पे, एकदम लास्ट मिनट पे जो ये किया है, अगर वो पहले भी कह सकते थे। लेकिन अनुराग जी, एक बात जो अभी हमने देखी थी कि जिस तरह से INDIA गठबंधन है उसमें तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका उनके शब्दों में दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे CBI हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि पंजाब जहां पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों को या कुछ अन्य पूर्व विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया, पूर्व मंत्रियों को। तब कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की कि वहां पर बदले की भावना से काम किया जा रहा है। तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि वहां पर कानून अपना काम करेगा और जो भी ड्रग्स की के खिलाफ लड़ाई है, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, वो उनकी पार्टी की सरकार पूरे पुरजोर ढंग से लड़ेगी। तो एक तरफ तो वहां पर यह बात की जाती है, और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में जब कार्रवाई होती है या जांच एजेंसी जब काम करती है, तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये बदले की राजनीति, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि बदले की राजनीति हिंदुस्तान में बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर हम याद करें तो सबसे पहले जब जयललिता जी सत्ता में आती थी तो करुणानिधि जी को परेशान किया जाता था, जब करुणानिधि आते थे तो जयललिता जी को परेशान किया जाता था, उनको अरेस्ट भी किया जाता था। मुझे एक वाकया याद है जिसमें करुणानिधि जी को रात में उनके घर से उठवाया गया था। तो ये बदले की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का एक अभिन्न अंग भी बन गई है। तो कहीं ना कहीं ये अब केंद्र में आ गई है,
कि अब दिल्ली में ही होने लगी तो हमें ज़्यादा दिख रही है। अभी अगर तमिलनाडु में होती थी हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, ध्यान देते थे, लेकिन अब जो यहाँ आई है हर जगह ये हो रही है। और एक इसमें कहीं ना कहीं गलती एक आम जनता की भी है कि आज चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं। एक आम जनता ने चुनाव नेताओं ने महंगा बाद में बनाया है, हमने उसको महंगा पहले बनाया है। आज चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से धन शक्ति की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं राजनीति में भ्रष्टाचार का जनक है। लेकिन क्या ये भी एक कारण है कि देखिए जो नेता सजा काट करके आ जाता है या जिसके ऊपर आरोप लग जाता है उसे ये लगता है कि देखिए मुझे तो जनता की सहानुभूति मिल जाएगी क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ा और मैं लोगों को जाके कह सकता हूं कि मुझे राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया गया। और इसीलिए ये कई बार होता भी है कि अगर किसी को सजा होती तो उसके खिलाफ कोई माहौल नहीं बनता बल्कि जनता की सहानुभूति साथ हो जाती है। बिल्कुल, अरे जेल से चुनाव लोग जीतते हैं। जो अपराधी हुए, जो जेल में हैं, उन्होंने चुनाव जीते हैं। अतीक अहमद जी ज्वलंत उदाहरण, कितने मतलब हमारे पास उदाहरणों की भरमार है ऐसे कि जो लोग जेल से जीतते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए कि हमने ये माहौल राजनीति में दे दिया। ये जो नेता है वो हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है, हमारे बीच से ही गए हैं। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि जब वो वोट करने जा रही है तो वो देखे कि किन प्रतिनिधियों को चुन रही है, क्योंकि जब जेल में भी उम्मीदवार बन के जो लोग हैं वो अगर जीत जाते हैं तो सवाल सब पर यहाँ पर खड़े होते हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।